रिसेंट बहुत सारे एग्जामों को देखते हुए जैसे कि बीपीएससी का पेपर होने वाला है नेक्स्ट मंथ, ऐसे ही बिहार सीजीएल का पेपर होने वाला, बिहार एसएससी का पेपर में भी शायद होने वाला हो, और सेंट्रल एनटीपीसी एंड सीजीएल का पेपर होने वाला है। उसको देखते हुए हम लोगों ने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण को लिया है। इस टॉपिक को आज हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन के अनुसार इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है ना, इसमें क्या होता है ना कि ये बजट से 1 या 2 दिन पहले उसको रिलीज किया जाता है। जैसे इस बार क्या है ना कि बजट से 2 दिन पहले रिलीज किया गया था, 29 जनवरी को रिलीज किया गया था। ठीक, तो इसमें क्या ये बताता है ना, तो पिछले साल यानी कि पिछले बजट में जो भी पैसा आया उसका यूज कैसे किया गया, उसमें प्रदर्शन कैसा रहा हमारा, और ये बताता है। और नेक्स्ट क्या बताता है, ये हमारे आने वाली संभावनाओं के बारे में बताता है कि जैसे इस साल का जो बजट होगा ना उसमें कितनी संभावनाएं हैं, कहाँ कहाँ उसको यूज किया जा सकता है, और बहुत सारी चुनौतियां हैं, चुनौतियों के बारे में भी पता चलता है। तो हम इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा उसका हिस्ट्री देख लेते हैं। एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम ले रखे हैं कि इसमें बोल रखा है ना कि क्वेश्चन इसमें ये 1 बोल रहा है कि भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब हुआ था। 1950-51 में जॉन मैथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जॉन मैथाई क्या थे, भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने क्या था कि पहले जो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों एक साथ पेश किया जाता था, तो ये दोनों क्या था उसी समय पेश किया जाता था। लेकिन 1964 में, जो सेकंड वाला पार्ट में मेरा दे रखा है कि 1964 में क्या हो गया कि दोनों को बाइफरकेट कर, मतलब दोनों को अलग कर दिया गया, इकोनॉमिक सर्वे और बजट को। ठीक, तो जैसे इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, कुछ दिन पहले रिलीज होता है, कुछ क्या 1 या 2 दिन पहले रिलीज होता है। थर्ड वन क्या बोल रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। तो बिल्कुल ये भी क्या है, बिल्कुल सही बात है। क्या है ना कि आपको आर्थिक सर्वेक्षण जो है ना बनाता कौन है, बनाते हैं वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में जो मुख्य होते हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वो बनाते हैं। जैसे इस बार कौन थे, नागेश्वरम जी थे, उन्होंने बनाया। लेकिन उसको पेश कौन करता है संसद में, तो पेश करने का काम किसका है, वित्त मंत्री का है। ठीक है, यानी कि आपका ये तीनों पॉइंट क्या है, सही है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कौन इनमें से नहीं होगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब तीनों क्या है, सही है। तो आपको हिस्ट्री समझ में आ गई कि आर्थिक सर्वेक्षण जो होता है बजट से पहले पेश किया जाए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है ना, ये क्या किया ना हमने एक पेज में पूरे जीडीपी का जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको लेके रखा है। ठीक, तो जैसे कि हम लोग देख लेते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है, ये 3 चीज को समझना है आपको। यहाँ पे एक समझना है कि 2024-25 का जीडीपी ग्रोथ रेट है। ये जो 24-25 वाला बताता है ना, ये एग्जैक्ट फिगर बताता है, क्योंकि 2024-25 का इसलिए एग्जैक्ट फिगर बताता है क्योंकि वो हुए 1 साल लगभग हो चुके हैं, तो उसका जो डेटा है सरकार के पास रियल रूप में आ चुका है। सेकेंड, तो इस 2024-25 के अकॉर्डिंग कितना है, 2024-25 में कितना है, तो 6.5%। क्या है ये, जीडीपी ग्रोथ रेट है। जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, 6.5%। ये एग्जैक्ट डेटा, एग्जैक्टली बता रहा है ये। अब 2025-26 का बता रहा है, आप समझिएगा बात को। 2025-26 का जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग कितना है, 7.4%। 7.4% ये जो बता रहा है ना, ये एस्टिमेटेड बता रहा है, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि अभी हमारा जो बजट पास, अभी इकोनॉमिक जो सर्वे आया है जनवरी मंथ में आया है, जनवरी में आया, और हम जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से कब होता है, मार्च से मार्च होता है। ठीक ना, याद रखना है कि फाइनेंशियल ईयर कब से कब रहता है, मार्च से मार्च रहता है। सबका मार्च से मार्च रहता है एक्सेप्ट किसका, आरबीआई का। आरबीआई का जो होता है ना वो जुलाई से लेकर के जून तक होता है। ठीक, तो मार्च टू मार्च रहता है। इकोनॉमिक सर्वे बना कब है, जनवरी में। तो एक बात बताइए, और बना जनवरी में बना है, और लेकिन और बनाने में लोग लगे होंगे तो 2 महीना 3 महीना पहले से ही लगे होंगे। यानी कि जो ये जो है ना, तो एक बात बताइए, अगर 26 पूरा हुआ ही नहीं है तो उससे पहले आप कैसे जीडीपी ग्रोथ रेट बता सकते हो। तो यहाँ पे 7.4 लिखता है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे क्या लिखता है, ये एक्सपेक्ट किया है, एक्सपेक्टेड होता है। क्लियर। अब देखिए
एक है 26 से 27। 26 से 27 में भी गवर्नमेंट क्या करता है कि इसमें बताता है ना कि जीडीपी जो है ना हमारा आगे वर्षों में कितना होने वाला है, यानी कि संभावना है। ये हमारी संभावनाएं क्या है कि हम इस बार जो गवर्नमेंट एक और चीज इसमें क्या किया है कि जो हमारी जो जीडीपी की संभावनाएं हैं इसमें क्या किया, एग्जैक्ट फिगर ना देके एक बिटवीन में दे दिया है, यानी कि एक रेंज दे रखा है कि 2026 और 27 के बीच में कितने का होगा, तो 6.8% से लेकर के 7.2% तक के क्या होगा, जीडीपी का ग्रोथ रेट होगा। ठीक ना, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पे तीनों याद होना चाहिए। और रिसेंट देखिए, जो रिसेंट जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, या तो बिहार सीजीएल हो, बीपीएससी हो, और भी सारे एग्जाम हो, जैसे सेंट्रल का जितने भी पेपर हैं, एनटीपीसी हो या सीजीएल हो, ये सारे पेपर जो है ना उसमें एक क्वेश्चन तो ये वाले पेज से आएगा ही आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, पक्का आएगा ही आएगा। इसलिए डेटा को क्या करो, मल्टीपल टाइम आप वीडियो को देखिए और मल्टीपल टाइम आपको इसको याद करने का, रिकॉल करने का कोशिश करिए। क्लियर, ये आप समझ गए कि जीडीपी ग्रोथ रेट। अब जीडीपी ग्रोथ रेट में यहाँ पे पूछ सकता है ना कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो जीडीपी जो ग्रोथ रेट है ना, इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है आज की डेट में 6वीं चली गई है, जो चौथी थी 6वीं में चली गई है। ड्यू टू क्या, ड्यू टू अभी जितना जैसे पेट्रोलियम का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज कर गया था, हमारे पास डॉलर कम हो गया है, तो ये चीज के कारण क्या हो गया है, हमारा जीडीपी में थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ है। पर कैपिटा इनकम जो है ना, और रुपीज का भी वैल्यू क्या हो रहा है, लगभग 99 के करीब में चला गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि जीडीपी में हमारा ऑब्वियसली बात है कि क्या होगा, कम होगा। अब पर कैपिटा इनकम, ये रिसेंट में जो पेपर हुआ था अभी ऑडिटर वाला, तो उसमें पूछा था एक क्वेश्चन कि ये बताइए कि पर कैपिटा इनकम जो है लगातार पिछले 4 वर्षों से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या ये हो रहा है? तो हम डेटा अगर देखते हैं तो 22-23 में कितना था, 1.69 से बढ़ करके कितना हो गया था 23-24 में 1.89, यानी कि 1.89 लाख लोगों का क्या क्या है यहाँ पे एवरेज इनकम है सालाना। सालाना कितना है, 1,89,000। ठीक, फिर अगला कितना है 2000, पिछले साल कितना था 2,05,000 यहाँ के लोगों का क्या था, इनकम था ईयरली। आज के डेट में कितना बढ़ करके हो गया है 2025-26 में, तो 2 लाख, यानी कि 2,20,000। तो आपसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दो टाइप से पूछ सकता है, तो ये पूछ सकता है ना कि बताइए कि प्रीवियस से कितना ग्रोथ हुआ है, तो ग्रोथ हुआ है तो ये मैथ का क्वेश्चन हो गया। तो मैथ का क्वेश्चन कितना हो जाएगा, प्रीवियस से, यानी कि कितना 0.15 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 2.05। क्लियर, बात समझ में आ रही है? इसको काट दीजिए, जो भी आएगा 15 कम 15, अब जो भी आएगा, अब देखिए प्रेडिक्शन के करीब करीब कितना 13 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पे 7.8%, लगभग 7.8 या 7.9% आएगा। तो यानी कि क्या है, पर कैपिटा इनकम आपका पिछले साल से कितना परसेंट का इंक्रीज हो गया है, लगभग 7.8% का। क्लियर, अब नेक्स्ट आता है कि देखिए जो भी हमारा इकोनॉमिक्स है, ये डिपेंड करता है 3 चीज पे। किस पे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या हुआ, जहां पे कृषि प्रधान हो। प्राथमिक सेक्टर किसको बोलते हैं, जहां पे कृषि को लेकर के लोग प्रधानता देते हैं। तो इसका एग्जांपल हम लेकर के बताते हैं। कृषि प्रधान में मतलब क्या हुआ कि गेहूं की खेती हो रही है या चावल की खेती हो रही है, आप समझिए चावल की ही। चलिए, चावल से क्या किया जा रहा है, जहां पे खेती चावल से किया जा रहा है वो प्राथमिक सेक्टर होता है, मतलब एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट जो पूछता है ना, ये पक्का आता है क्वेश्चन कि 2024-25 में ग्रोथ रेट कितना था। प्राइमरी सेक्टर, 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये समझ लीजिए पहले क्या होता है। प्राइमरी मतलब चावल गेहूं का उत्पादन, ठीक। सेकेंडरी मतलब गेहूं को अगर ले जाते हैं मिल में तो क्या हो जाता है, मशीन से उसको आटा बनाया जाता है, तो सेकेंडरी सेक्टर का चीज हो गया। और टर्शियरी सेक्टर, उसको ले जा रहे हैं होटल में क्या कर रहे हैं, उससे आप रोटी बना रहे हैं या कोई चीज ऐसा चीज बना रहे हैं जिसमें क्या आप सर्विस दे रहे हैं किसी को, तो ये सब क्या हो गया, टर्शियरी सेक्टर हो गया। एक चीज का 3 जगह प्रयोग, तीनों अलग अलग सेक्टर की बात होती है, तो हमारी पूरी इकोनॉमी इस पे काम करती है। तो इसमें क्या बता रहा है ना कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में पूछता है ना, इसमें ऐसे लिख देता हूं, जगह थोड़ा कम है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब बात समझिए, प्राइमरी प्राथमिक सेक्टर में इसमें देता है ना कि 2024-25 एक देगा 2025-26 में ग्रोथ रेट कितना है। तो देखिए हम थोड़ा सा इसको समझा दे रहे हैं आपको। पहले आप याद करिए 25-26 वाला, तो 25-26 कितना है 3.1%। इसको डबल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6.2%, ठीक।
और थर्ड वन कितना हो जाएगा 9.1%, यानी कि 3 का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक, तो यहां से आपको ये वाला याद रहेगा 25, 26, 16। अब आते हैं 24, 25 पे। 24, 25 देखिए याद करने का, जब मैं भी देख रहा था ना तो मुझे लगा कि आखिर कैसे इसको याद करें, तो मुझे एक चीज दिमाग में आया कि प्राइमरी सेक्टर कितना है 4.6% का इंक्रीमेंट है, सेकेंडरी 5.9% का, और टर्सियरी में मतलब तीसरे में कितना है, सेवा क्षेत्र में तो 7.2 का। तो हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि 4.6 है, दूसरा 5.9 है, तीसरा 7.2 है। देख रहे हैं ना कि इसमें अंतर कितने का है, कितना बढ़ इंक्रीज हो रहा है। तो देख रहे हैं कि 1.3% का इंक्रीमेंट यहाँ भी है और 1.3% का इंक्रीमेंट यहाँ भी है। ठीक ना, तो ये इसको याद करने का तरीका क्या है, एक याद रखिए और 1.33 दोनों में ऐड कर दीजिए, तो आपको डेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सियरी में आप समझ गए कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक मतलब सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी कितने प्रतिशत का हो रहा है, तो तीनों को ट्रिक से हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट चीज आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये जो है ना, ये आज के डेट में एकदम उलझा हुआ विषय है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ये क्या हो रहा है ना, इतना तेजी से भारत का गिर रहा है या कोई भी पूरे वर्ल्ड का गिर रहा है, इसके पीछे बस एक ही पर्सन है, कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। उसकी ऐसी नीति है, अपना दिमाग में उसका क्या चलता है ये बात कोई नहीं जानता है। अभी जैसे ईरान के साथ उसका क्या हुआ, अच्छा रिलेशन हो गया था, ईरान से बोला कि मैंने एमओयू कर लिया है, उसको ये पैसा दूंगा, 2 दिन के पहले उस पर क्या कर दिया, फिर से हमला कर दिया। तो ये सब चीज जो असंभावनाएं है ना, ये हमारे पूरे इकोनॉमी के लिए खतरनाक होती है। तो देखिए इसका असर कैसे पड़ा भारत पे, मैं बता रहा हूं कि 2025 का अगर डेटा देखिएगा, 2025 नवंबर दिसंबर का, तो भारत के पास ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 750 बिलियन डॉलर था, 750 बिलियन डॉलर। लेकिन आज के डेट में सिर्फ एक साल में 50 बिलियन डॉलर क्या हो गया है, घट गया है। ये घटने का कारण क्या हो गया, यही कारण है ना कि हमारी इकोनॉमी क्या हो गई है, चौथे से छठे पोजीशन पे चली गई है, यानी सब एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है। तो एक और इसके पीछे एक और कारण है कि देखिए अभी क्या है ना, एक वर्ड होता है एफडीआई। एफडीआई क्या है, भारत में कुछ आना पहले के अपेक्षा कम हो गया। एफडीआई मतलब लोग बाहरी पैसा, यहाँ के लोग बिजनेस, या वहां के लोग बिजनेस में यहाँ के पैसा पे लगाते हैं। तो ये चीज क्या हो गया, पहले से बहुत कम हो गया है। तो यानी कि भारत में पिछला डॉलर, अच्छा जो भी अमाउंट नहीं आ रहा है, पेट्रोलियम का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज कर गया है, तो डॉलर का यूज किया जा रहा है वहां पे। तो ये सब के कारण क्या हो गया है, 701 मतलब 701 बिलियन डॉलर हमारे पास सिर्फ आज के डेट में रिजर्व है। ये आपको डेटा याद रखना चाहिए। और इसमें एक चीज अगर आपको जानना है तो एक चीज जानने की, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हमारी रैंकिंग क्या है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हमारी रैंकिंग 4th है। कौन है, 4th पोजीशन पे है। तो आप पूछेगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन है भाई, तो फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे चाइना है। सेकंड पे कौन है, तो सेकंड पे जापान है। और थर्ड पे कौन है, तो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड है। ठीक ना, स्विट्जरलैंड में इतना एफडीआई आता है ना, मतलब इतना एफडीआई आता है कि उसी के कारण इसका 3rd पोजीशन है। ठीक ना, तो आप समझ गए कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए डाउट। अब आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, घाटा, आमदनी अठन्नी या खर्चा उससे ज्यादा। 1 रुपया कमा रहे हैं, सरकार खर्च कर रहा है 1 रुपया 104 रुपया 80 पैसा। 100 रुपया कमा रहे हैं, खर्च कितना है, 104 रुपया 80 पैसा। इससे तो यही हो रहा है हमारे देश के साथ। हमारा अब क्या हो रहा है कि खर्च ज्यादा, यानी कितना प्रतिशत ज्यादा हो रहा है, तो 4.8% क्या आ रहा है फिस्कल डेफिसिट। मतलब 100 रुपया कमाई है और खर्च है 104 रुपया 80 पैसा। माइनस करिएगा खर्च माइनस आमदनी, तो कितना आएगा 4.8, यानी कि 4.8% का क्या हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट हो रहा है। क्लियर, चलिए ये पॉइंट आपको समझ गया आ गया, ये समझ लीजिए, यहां से क्वेश्चन पक्का आने वाला है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में देखिए क्या बता रहा है। ये बोल रहा है ना कि इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण जो नागेश्वरम जी है, उन्होंने कितने चैप्टर को रिलीज किया है, 16 चैप्टर में रिलीज किया है। ये क्वेश्चन आता है। अब बिहार वाला किया गया कितने में, तो 14 चैप्टर में। यहाँ पे कोरिलेट करके करिए, बिहार कितने में, 14 चैप्टर का, और इसका 16 चैप्टर का। तो जो 16 चैप्टर का होता है ना, पहले जैसे कि हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो था ना, 2 वॉल्यूम 2 किताब आता था, लेकिन आज के डेट में सिर्फ एक ही किताब आता है। कौन इतना पढ़ने वाला है, पढ़ने तो कोई जाएगा नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक अलग से चैप्टर को डाला गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो 14वां चैप्टर है हमारा, जो 14th चैप्टर है, ये एआई पे है। ठीक ना,
14 चैप्टर एआई पे है, तो आपको ये चीज याद होना चाहिए कि एआई के लिए एक अलग से चैप्टर समर्पित किया गया है, क्योंकि आने वाला समय एआई का ही है। अब क्या बोल रहा है, अभी हम लोग किए कि राजकोषीय घाटा कितना है 4.8%, ठीक है ना। 100 रुपया कमाई, 104 रुपया 80 पैसा खर्च, यानी कि घाटा कितने 4.8% का। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। अब देखिए, अब एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, उसी को हम क्या करेंगे, इलैबोरेट करते रहेंगे। ठीक, अब बोल रहा है कि 27 में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, तो हम बताए हैं अभी जस्ट कि ये इस बार जो गवर्नमेंट है ना, एग्जैक्ट फिगर ना देकर के क्या दिया है, एक बिटवीन में दिया है। तो कितना 6.8 to 7.2% का क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये 26-27 का डेटा का बात कर रहा है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। केंद्र सरकार ने राजस्व प्राप्ति वित्त वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद में 9.2% हो गई है। ये बिल्कुल आप चीज को याद कर लीजिए कि 9.2% हो गई है। दूसरा 9.2 हम क्वेश्चन को इसलिए लिए हैं दोनों एक जगह, क्योंकि ये याद रहेगा ना तो दूसरा भी याद होगा। क्योंकि आयकर रिटर्न, यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आयकर रिटर्न कितने लोगों ने किया है। आयकर रिटर्न करने वाले लोगों की संख्या क्या हो गई है ना, पिछले 4 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कितना हो गया, 9.2 करोड़ लोग आयकर रिटर्न करते हैं। तो एक बात समझिए कि आयकर रिटर्न करना, आयकर फाइल करना, दोनों में बहुत अंतर है। आयकर यहाँ पे क्या करना है ना कि आयकर यहाँ पे क्या है, रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों की संख्या है। ये नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये लोग पैसा इनकम टैक्स दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इनकम टैक्स अगर मान के चलिए आप जॉब कर रहे हैं, ठीक, 60,000 का आपका जॉब, 70,000 का जो जॉब लग गया, अगर गवर्नमेंट का जो भी डेटा दिया हुआ है कि अगर आप 11 लाख से कम आमदनी है तो आपका 0% टैक्स लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं लगता है तो आपको इनकम टैक्स फाइल नहीं करना है। इनकम टैक्स में आपको बताना है अपना टोटल डिटेल्स, उसमें भले आपको पैसा नहीं लगेगा, लेकिन इनकम टैक्स आप क्या कर रहे हैं, फाइल करना जरूरी होता है। तो कितने इनकम टैक्स लोग फाइल करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो 9.2 करोड़ लोग इनकम टैक्स फाइल किए हैं। ये यानी कि यहाँ पे ये पता चल जाता है कि 9.2 करोड़ लोग क्या बता दिए, अपना डेटा सरकार को दे दी कि देखिए हमारी आमदनी कहां से होती है और हम खर्च कहां करते हैं। यानी कि वो क्या है, ब्लैक मनी नहीं। ठीक है, तो हाँ दोनों क्या था, सही था। तो फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा दोनों। अब बात बताइए, अभी हम लोग किए हैं कि हमारा जो क्या है मुद्रा भंडार में, तो यहाँ पे डेटा एकदम एग्जैक्ट याद रखना है। 701.4 बिलियन यूएस डॉलर, 4th पोजीशन पे हम लोग हैं। अब देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार क्वेश्चन यहाँ पे शायद नेक्स्ट पेज पे इसका ऑप्शन है, आर्थिक समीक्षा प्रथम अग्रिम अनुपात के वित्तीय वर्ष 25-26 में निम्नलिखित क्षेत्रों को जोड़े, उनसे संबंधित विकास दर। तो अभी हम विकास दर वाला एक बात किए थे आपको कि विकास दर वाला में हम एक बात बताए थे कि एक बात बताइए, कृषि क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है, प्राइमरी। कृषि किस में आता है, प्राइमरी में आता है ना। कृषि में कितना प्रतिशत का ग्रोथ था, तो आपको याद रहना चाहिए 3.1% का। अगर पूछे कि 2024-25 में कितना था, तो 2024-25 में भी याद रखना है कि 4.6%। कितना था, कलर चेंज कर देता हूं मैं, 4.6%। 4.6%। सेकेंडरी में कितना हो गया है, 6.2। हम क्या बोले हैं, सब में 3 ऐड करते जाइए, 0.1 यहाँ पे सिर्फ ऐड हो जा रहा है, तो कितना सेकेंडरी में हो जाएगा 6.2%। और बताइए कि हम क्या यहाँ पे क्या बताएं 24-25 के डेटा में कि 1.3 क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 5.9%। ठीक ना। और थर्ड वन क्या है कि 9.1%, तो इसमें कितना फिर 1.3 ऐड कर दीजिए, 1.3% फिर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7.2%। समझ गए आप बात ना। 24-25 पूछे, 25-26 पूछे, कुछ भी आपको कर देना है, 1 का 1, 2 का 2, C का 3। क्लियर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है ये आता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार भारत में पेट्रोलियम कच्चे तेल के प्रमुख उत्पादक राज्य के घटते क्रम में बताएं। तो आपको याद रखना चाहिए कि हमारा कच्चे तेल में जो है ना, नंबर 1 पे कौन है, राजस्थान है, सेकंड पे कौन है, गुजरात है, और थर्ड पे कौन है, असम है। क्लियर। फर्स्ट राजस्थान, सेकंड गुजरात, थर्ड पे असम। असम का जो है ना आपको
पढ़े होंगे जीके में, स्टैटिक जीके में क्या होता है, असम दिग्बोई है, दिग्बोई में सबसे पहला बार खोजा गया था तेल का कुआं। ये क्या बोल रहा है कि कुल निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में 6.1% की वृद्धि कर गई है। तो 6.1% की वृद्धि की गई है। मैं बता रहा हूं कैसे किया गया है। देखिए 6.1% का वृद्धि जो हुआ है ना, इसमें मैक्सिमम किसमें हुआ है, सर्विस सेक्टर में हुआ है। हम बता रहे हैं ना कि 3 होता है, एक होता है प्राथमिक, द्वितीय और एक सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में हमारा जीडीपी में सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है इंडिया में। आप अभी देखिए, सोचिए ना कि भारत में सबसे ज्यादा आईटी कंपनियां हैं ना। आईटी कंपनियां क्या करती है, सेवा का काम करती है। जितनी भी बड़ी कंपनियां उस सेवा क्षेत्र में, तो यहाँ यानी कि सबसे ज्यादा हमारे पास पैसा कहां से आता है, सेवा क्षेत्र से ही आता है। लोग सबसे ज्यादा शामिल है किसमें, कृषि में, लेकिन वहां से पैसा नहीं आता है। सिर्फ 17 से 18% हमारा टोटल रेवेन्यू आता है, ठीक ना। तो ये यानी कि सही है। और क्या बोल रहा है, कुल निर्यात, ये डेटा याद रख सकते हैं कि कुल निर्यात कितना है, 825.3। एक दो बार पढ़िएगा ना तो याद हो जाएगा कि $825.3 तक हमारा कुल निर्यात पहुंच गया है। निर्यात में एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपको यहीं पे मैं बता दे रहा हूं कि निर्यात जो है ना हमारा, कुल निर्यात हम कितने करते हैं पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का हम 1.8% क्या कर रहे हैं, निर्यात करते हैं पूरे वर्ल्ड का। मतलब पूरे लिख सकते हैं, पूरे वर्ल्ड का हम लोग निर्यात कितना करते हैं, 1.8%। अगर पूछे कि सेवा क्षेत्र में कितना करते हैं, देखिए क्या गेम है इसमें। सेवा क्षेत्र में अगर पूछे तो कितना करते हैं, 4.3%। समझ गए बात अपना, 4.3%। अब 6.1 कैसे आया है, 6.1 कैसे है बच्चे, अब यहाँ पे रट लेंगे, नहीं रटना नहीं है। आपका क्या हुआ है ना कि आपका पूरे वर्ल्ड में 1.8% ये है, और ये कितना है 4.3%। दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 6.1%। समझ गए ना बात, ये चीज होता है कि आपका 6.1 कैसे आया, 825.3। हाँ एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सेवा क्षेत्र में जो हम लोग पूरे वर्ल्ड का 4.3 करते हैं ना, ये कितने नंबर पे आता है, हम लोग 8वें पोजीशन पे हैं। किसमें, 8वें पोजीशन के सेवा क्षेत्र में, निर्यात में है। देखिए यही सब छोटा छोटा पॉइंट जो है ना क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, 100% यहीं से आएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। 135 अरब अमेरिकन डॉलर प्रेषक राशि के रूप में। हाँ ये 100 प्रेषक राशि का जो बोल रहा है ना, 135 अरब अमेरिकन डॉलर, मतलब यहाँ पे प्रेषक आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब होता है रिमिटेंस। क्या होता है, रिमिटेंस। रिमिटेंस, रिमिटेंस का मतलब ये होता है कि भारतीय जो एनआरआई होते हैं, जो विदेश में रहते हैं, विदेश में रह करके अपने देश में क्या करते हैं, पैसा को भेजते हैं, अपने घर में भेजते हैं, रिलेटिव को भेजते हैं, या कोई और पर्पस के लिए भेजते हैं, या लेकर के आते हैं। तो ये जो पैसा किसके फॉर्म में लाएंगे, इंडियन रुपये में तो लाते नहीं है, वो तो कन्वर्ट करवाते हैं, या तो डॉलर के फॉर्म में लाएंगे, नहीं तो उस देश के पैसा के फॉर्म में लाएंगे। तो भारत में जो है ना उसको रिमिटेंस बोलते हैं, जो बाहर से पैसा आता है। एक ये भी एक तरीके से क्या है, भारतीय वहां पे रह रहे हैं, यहाँ के लिए पैसा भेज रहे हैं, वो भी एक तरीके से सेवा ही है। अगर वो लोग पैसा नहीं भेजे तो हम लोग का क्या होगा, 701 बिलियन डॉलर जो आया है, हम लोग जो लिखे अभी 701.4 बिलियन डॉलर यहाँ रिजर्व है, वो रिजर्व क्या होगा, और कम होगा, क्योंकि वो लोग डॉलर के रूप में ला रहे हैं, रुपीज ले रहे हैं। समझ रहे हैं, तो ऐसा बहुत कम होता है। तो रिमिटेंस जो है ना, रिमिटेंस में हमारी रैंकिंग नंबर 1 है। हमारी रिमिटेंस में रैंकिंग कितनी है, नंबर 1 है। फर्स्ट पे इसमें इंडिया आता है। अब देखिए सेकंड आपको याद रखना, सेकंड में सब लोग बोल देगा कि कौन आता है, चाइना आता है। नहीं आता है। चाइना में क्या है ना कि एक वर्ड होता है ब्रेन ड्रेन थ्योरी। चाइना अपना ब्रेन नहीं भेजता है बाहर, चाइना क्या करता है, अपना देश के लोगों को अपने पास रखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका रिसर्च पे बहुत ज्यादा खर्च है। सेकंड में आता है मैक्सिको। आर्थिक सर्वेक्षण क्या बोल रहा है कि निर्यात, हाँ निर्यात कितने अरब डॉलर का सेवा क्षेत्र में, तो 387.6, पोजीशन 8 पोजीशन। इतना बार बोल देंगे कि याद हो जाएगा। 3 सबसे बड़े उत्पादक। हाँ देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें बोल दिया ना कि चावल उत्पादन में भारत में 3 अग्रणी राज्य कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन राज्य है। तो फर्स्ट में कौन है चावल में, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सही बात है। एक कारण है, देखिए पश्चिम बंगाल में क्या होता है, पश्चिम बंगाल में साल में 3 बार चावल होता है, 3 बार चावल होता है।
3 बार चावल होता है। वहां पे एक चावल का जो प्रकार, एक जो चावल खेती होता है ना, उसको अमन बोलते हैं। जहां तक मुझे एक याद आ रहा है कि एक अमन राइस होता है, अमन राइस होता है, तो वहां पे भी एक चावल की खेती होती है, यानी कि 3 बार वहां पे खेती होती है चावल की। तो इससे क्या है, वहां का उत्पादन भी बहुत ज्यादा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, तिलहन। तिलहन उत्पादन में नंबर 1 राज्य राजस्थान, ठीक ना। सेकंड मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। तीनों क्या है, एक ही जगह, एक ही पास के एरिया का है। तो तीनों का पोजीशन क्या है, 1 2 3 आपको याद रखना है। थर्ड वन, ये जो है ना, थर्ड वन बिल्कुल आपको याद रखना, वीवीआई है, कि कुल शीर्ष मक्का उत्पादन में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, मक्का उत्पादन में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, दूसरा पे कर्नाटका, बिहार किस पे है, थर्ड पोजीशन पे। तो आपको एकदम याद रखना है कि बिहार फर्स्ट पे नहीं है मक्का उत्पादन में, बिहार किस पे है, थर्ड पोजीशन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या बोल रहा है, कुल निर्यात में कुल निर्यात में 6.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितने की वृद्धि दर्ज की गई है, तो इसमें किया गया है 64.7 बिलियन डॉलर की वृद्धि दर्ज की है पिछले साल की अपेक्षा में। इसमें क्या हो जाता है, राज्य के लिए 3.2% होता है राजकोषीय घाटा, 3.2%। जो भी पैसा सेंटर देता है स्टेट को ना, स्टेट क्या करता है, और उसको चाहिए पैसा कितना, 3.2%। 100 रुपया देता है तो उसको चाहिए कितना, 302 रुपया, 103 रुपया 20 पैसा। क्लियर। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ना, कि खदान उत्पादन हमारा कितना है, खदान उत्पादन याद रखना है 3577 एलएमटी। एलएमटी का मतलब लाख मैट्रिक टन हमारा खदान का उत्पादन है। बोल रहा है ना कि कितने पिछले साल की तुलना में कितने की वृद्धि हुई है, तो कितने की वृद्धि हुई है भाई, तो ये हमारी वृद्धि कितने को हुई है, ये वृद्धि हुआ है 254.3 लाख मैट्रिक टन। 3.4 लाख मैट्रिक टन की क्या हुई है, हमारी वृद्धि हुई है पिछले साल के तुलना में, नहीं 254.3 लाख मैट्रिक टन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही को चयन करिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि मार्च के अंत तक भारत का वित्तीय समावेश सूचकांक 67.0 था। ये रटने वाला चीज है, याद रखना। और क्या बोल रहे हैं, राज्य सरकार के संयुक्त राजकोषीय घाटा, अभी जो पिछला क्वेश्चन में हम लोग किए थे कि कितना है 3.2। अगर आपका पूछे कि एफडी कितना है, मतलब एफडी मतलब फिस्कल डेफिसिट कितना है 4.8%। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि राज्य के लिए कितना है, राज्य के लिए कितना है, तो 3.2%। क्लियर, बात समझ में आ रही ना कैसे है, तो यानी कि ये भी सही है और सेकंड भी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएगा। हाँ, ये बोल रहा है ना कि जीडीपी में क्या बोला, 25-26 वित्त वर्ष 26 में पहली छमाही में भारत की जीडीपी में सबसे अधिक हिस्सेदारी 53.6% किसकी है, अभी हम लोग किए हैं कि सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में लोग कम लेकिन पैसा वहां से ज्यादा। एग्रीकल्चर में क्या है, लोग ज्यादा, लगभग यहाँ के 48% लोग, 48% लोग क्या करते हैं, किसमें है, कृषि क्षेत्र में है। लेकिन वहां से हमको अर्निंग कितना होता है, मात्र 16 से 18% के बीच में होता है पूरे जीडीपी का। तो इसका क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अक्टूबर 2025 तक भारतीय रेलवे का, हाँ देखिए विद्युतीकरण, रेलवे का विद्युतीकरण का जो है ना, इस बार का गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे में बताया है कि विद्युतीकरण में टोटल कितने प्रतिशत अब तक विद्युतीकरण हो गया है। तो विद्युतीकरण कितने प्रतिशत हो गया है, 99.1% क्या हो गया है, विद्युतीकरण हो गया है। ठीक, बात समझ में आ रही है ना कि 99.1% विद्युतीकरण हो गया, 0.9 बच गया। जानते कहां पे बचा होगा, ये बचा होगा कहां पे, कोई हिली एरिया है, कोई माउंटेन से अगर कोई पार हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। आने वाला गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2028 तक हमें क्या करना है, पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन कर देना है। हाँ देखिए 38.61 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा में किसकी सबसे अधिक हिस्सेदारी है। तो गवर्नमेंट का देखिए क्या था, हमारे देश में कितना अच्छा एक अचीवमेंट है कि 2028 में हमें क्या करना था,
50% रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को मतलब एडॉप्ट करना था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, 2 साल पहले उस चीज को हम लोग एडॉप्ट कर लिए हैं। यानी कि 50% जितना हम बिजली यूज करते हैं उसका 50% कहां से खर्च करते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से करते हैं। तो ये पूछ रहा है ना कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब समझ रहे हैं ना, नवीनीकरणीय ऊर्जा जिसको बोलते हैं। यानी अब इसमें पूछ रहा है ना कि ये बताइए कि नवीनीकरणीय ऊर्जा जो प्रयोग करता है उसमें सबसे ज्यादा हमें किससे मिलता है, तो ऑब्वियस बात है किससे मिलता है, सौर ऊर्जा से मिलता है। देखते हैं सौर ऊर्जा को लेकर गवर्नमेंट का बहुत सारा प्लान है, लोगों को छत पे लगाने के लिए रूफ टॉप लगा करके उसमें सब्सिडी देता है लगभग कितना 78,000 तक, अगर 3 kV आप लगाते हैं तो कितना 78,000 तक देता है। किसानों के लिए आया कुसुम स्कीम, कुसुम स्कीम में क्या देता है, आप अपने खेत में लगाइए पंप उसी से चलाइए। तो ये सब जो चीज है ना इसका यूज काफी ज्यादा किया जा रहा है। तो सौर ऊर्जा में क्या है, सबसे ज्यादा नवीनीकरणीय का प्रयोग किया जा रहा है। 6 राज्यों में सेमीकंडक्टर मिशन, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको कुछ कुछ पॉइंट बता दे रहे हैं कि सेमीकंडक्टर से देखिए आने वाला समय में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। एक तो आपको सेमीकंडक्टर में याद रखना है कि सिलिकॉन वाला तीनों कहां से मिलता है, एबीसी, एबीसी एक कंट्री है ना, एबीसी मतलब ए मतलब अर्जेंटीना, बी मतलब क्या होता है बोलोविया, और सी से होता है चिली, ठीक ना। ये जो तीनों कंट्री है आप देखिए तो ट्रायंगल वहां पे बनाता है, ये तीनों कंट्री किसके है, साउथ अमेरिका का कंट्री है। ये तीनों सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर किसका है, सेमीकंडक्टर का, ठीक, खास करके लिथियम उथियम का, ये सब पे भी बहुत ज्यादा उसका ये है। और मेन वो सब कहां पे भेजता है, सारा भेजता है कहां पे, ताइवान में। ताइवान जो आप समझिए, ताइवान एंड जापान लगभग पूरे वर्ल्ड का 80% जितने चिप हम लोग यूज करते हैं ना मोबाइल में चाहे कहीं पे भी हो, ये सारा कहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, ताइवान एंड जापान में, और साउथ कोरिया। तीन कंट्री मिलकर पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहा है ये सब मैटर पे। तो भारत ने भी क्या किया है कि भारत ने इसको अचीवमेंट करने के लिए, भारत ने इसको अचीव करने के लिए क्या किया है कि सेमीकंडक्टर मिशन 2 आया। एक सेमीकंडक्टर मिशन कौन था, सेमीकंडक्टर मिशन 1, ये कब आया था पूछ सकता है। सेमीकंडक्टर मिशन 1 आया था 2021 में, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर मिशन 2 लाया है, मतलब उसको बोलते हैं 2.0। 2.0 कब आया है, 2026 में। 2026 में जो आया है इस पे पूछ रहा है कितने रुपए का खर्च किया जाएगा, तो 1.60 लाख करोड़ का। एक चीज और यहां पे देखिए ऐड किया है 6 राज्यों में सेमीकंडक्टर मिशन। तो ये 6 राज्य कौन कौन है, वो कौन सा है, गुजरात, गुजरात है। सेकेंड वन कौन सा राज्य है, उसी के जस्ट बगल में राजस्थान। थर्ड उत्तर प्रदेश। फोर्थ वन है उड़ीसा। फिफ्थ राज्य है कौन, तो ये आपको याद रखना है असम। और सिक्स्थ स्टेट कौन है, तो आंध्र प्रदेश। आप समझ रहे हैं ना बात, ये आपको 6 राज्य याद होना चाहिए कि 6 राज्य में क्या हो रहा है, सेमीकंडक्टर को लेकर के फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी, वहां पे 6 राज्यों को एलोकेशन अलग से दिया जा रहा है, कितने का, 1.60 लाख करोड़ का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बोल रहा है ना कि कोयले के प्रमुख उत्पादन राज्यों में घटते क्रम में बताएं। तो कोयला जो होता है ना सबसे अधिक उत्पादन कहां पे होता है, फर्स्ट वन उड़ीसा, सेकंड वन छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे झारखंड होता है। हमारे पास जो कोयला है ना, ये कोयला इतना होने के बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, अच्छे कोयले को इंपोर्ट करते हैं। कहां से करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से क्या करते हैं, सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है कौन होता है, एंथ्रासाइट कोयला होता है। एंथ्रासाइट कोयला जिसमें कि 85 to 95% क्या होता है, कार्बन होता है। उसको हम लोग इंपोर्ट कहां से करते हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलिया से करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन में ये बोल रहा है, थोड़ा सा नीचे ला देता हूं। हाँ, ये जो बोल रहा है ना, इस बोल रहा है कि जनधन योजना, जनधन योजना ये जानिए कि कब स्टार्ट हुआ था, तो जनधन योजना कब स्टार्ट हुआ था, 2014 में। ठीक ना, 2014 में जो जनधन योजना स्टार्ट हुआ था, इसमें बोल रहा है कि कितने करोड़ खाते खुल चुके हैं, तो 55.02 करोड़ क्या हो गए, खाते खुल चुके हैं। और इसमें बोल रहा है ना कि इसमें कितना पैसा अवेलेबल है, तो 36.18 लाख करोड़ रुपया क्या है उसमें अभी तक अवेलेबल है। और नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है
नेक्स्ट पॉइंट में आपका बोल रहा है कि राजस्व प्राप्तियां, एक बात बताइए, अभी जस्ट हम लोग क्या बोल रहा है कि उत्पादन में 8.5% से 9.2% होना क्या दर्शाता है? कोई भी चीज में मान के चलिए हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमी के ग्रोथ का मतलब क्या बता रहा है आपको? यानी कि यहाँ पे ये बता रहा है कि सरकार के पास विकास कार्यों और योजनाओं के लिए पहले के मुकाबले क्या है, ज्यादा पैसे हैं। यही तो ग्रोथ रेट बताता है। ग्रोथ रेट मान के चलिए कि पहले आपके पास 108 रुपया था, आज आपके पास 109 रुपया है, 1 रुपया ज्यादा है। यानी कि इस पैसे को आप क्या कर सकते हो, आपके पास खर्च करने के लिए 1 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया ना, तो इसी अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड वन हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि भारत लगातार कौन से वर्ष सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना है? तो देखिए, भारत जो है ना लगातार ये लगातार चौथे वर्ष क्या है, यहाँ का ग्रोथ रेट क्या इंक्रीमेंट है। आज के डेट में भी आप पूरे वर्ल्ड को देख लीजिए ना, तो वहां का इकोनॉमी क्या बता रहा है, इकोनॉमी पूरा लॉस में बता रहा है, लेकिन भारत का अभी भी ग्रोथ रेट क्या है, पॉजिटिव में दिखा रहा है। जो कि गवर्नमेंट ने अगले साल के लिए ग्रोथ रेट कितना बताया है 6.8 to 7.2%। तो कितना, चौथे साल। ये क्वेश्चन बोल रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 26 में निजी उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो निजी उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 6.8% की वृद्धि हुई है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना बोल रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार चर्चा में रहा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जीएनपीए। क्या बोलते हैं? जीएनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होता है ये क्या होता है? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट को डिफाइन कैसे किया जाता है आप समझिएगा। एनपीए जो होता है ना, ये उसको बोला जाता है कि अगर आप 90 डेज में अगर आप लोन लेते हैं, 90 विदिन 90 डेज अगर कोई भी आप इंस्टॉलमेंट नहीं उसका जमा करते हैं, तो पैसा आपका किसमें चल जाता है? एनपीए में चला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है। आज देखिए, वही 2014 के करीब में 2014 के क्रम में एनपीए कितना था? लगभग 14% था। लेकिन आज गवर्नमेंट जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग 2026-27 में एनपीए कितना हो गया है? 2026-27 में एनपीए हो गया है 2.2%। याद रखना है कि इस बार का जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है 25-26 का, उसके अकॉर्डिंग एनपीए कितना हो गया है? तो 2.2%। 2.2% क्या हो गया है? एनपीए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कितने राज्यों को 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो अभी हम लोग किए कितने राज्यों को? 6 राज्य। 6 राज्य आपको याद होना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्गों में नेटवर्क में विस्तार हुआ है, कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ है? राष्ट्रीय राजमार्गों में नेटवर्क में कुल कितना प्रतिशत का विस्तार हुआ है? तो इसमें कितने परसेंट का विस्तार हुआ है? 40% का हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये बता रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मछली उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो मछली उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 140% का। मछली जो उत्पादन किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाँ देखिए, ये बता रहा है ना कि विश्व में तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि एयरप्लेन में, मतलब एयरवे में हमारी पोजीशन कौन सी है? एयरवे में हमारी पोजीशन कौन है? थर्ड है। तो बिल्कुल सही बात है, ये सही है, थर्ड है। फर्स्ट सेकंड कौन है? रसिया और चाइना, ये यूएसए एंड चाइना। ठीक, सेकंड नवीनतम ऊर्जा में भारत, चीन, अमेरिका और ब्राजील के बाद चौथे स्थान पे आ गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखना है कि ब्राजील हमारा थर्ड पोजीशन पे आता है। अब इसमें एक चीज और आप समझ लीजिए, जो एयरवे है ना, यहीं पे आपको समझ लेना है क्या? रेलवे। रेलवे में हमारी पोजीशन क्या है? रेलवे में हमारी पोजीशन फोर्थ है। रोड में क्या है? रोड में हमारी पोजीशन सेकंड है। एक आता है मेट्रो। मेट्रो में कौन सा पोजीशन है हमारा? तो थर्ड है। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, कुछ अपना लगा सकते हैं। जैसे रोड 4 तो 2,
रेलवे 4, ये ऐसे करके कुछ आप लगा लीजिए इसमें, लेकिन ये चारों आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। थर्ड वन बता रहा है कि महिला श्रम बल भागीदारी दर 23-24 में 41.7% रही है, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 26 में सरकार रेलवे नेटवर्क, हाँ, कितनी और रेलवे नेटवर्क जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, तो और 3500 किलोमीटर क्या किया जाएगा, रेलवे ये ट्रैक बनाया जाएगा। ठीक, 3500 किलोमीटर याद रखना है। अब देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अंतरराष्ट्रीय आईआईटी परिसर में किन 2 स्थानों पर आईआईटी स्थापित किया जा रहा है, तो 2 स्थान कौन कौन जाएगा, जंजीबार और अबू धाबी। जंजीबार कहां पे है, ये अफ्रीका में है, ये सेंट्रल एशिया में। ये बोलता है आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 कौन सा, 14-15 से 24-25 में भारत में कुल कितने आईआईटी संचालित, आईआईएम संचालित किए जा रहे हैं, तो आपको याद रखना है, आपको 3 डेटा इसमें याद रखना है। एक याद रखना है आपको कि 23 यहां पे क्या करना है, आईआईटी 23 आईआईटी है हमारे पास, और आईआईएम कितने हैं, आईआईएम कितने हैं हमारे पास, 21 है। ठीक ना, तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए। और एम्स कितने हैं, 20 क्या है, एम्स है। ठीक ना, तीनों याद होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में इस बार का दे रखा है ये चीज। भारत में कितने प्रतिशत आबादी अत्यधिक गरीब श्रेणी में आती है, तो अत्यधिक गरीब श्रेणी में भारत की आबादी, जो देखिए अभी जो रिसेंट जो डेटा है ना, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक डेटा रिलीज किया गया है। इसमें यह बताया गया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो डेटा दिया गया है, इसमें यह बताया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो डेटा दिया गया है, इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर कोई भी पर्सन अगर डॉलर में कितना 2.15, ये पिछले बार था, 2.15 डॉलर से कम अगर अर्निंग कर रहा है तो उसको क्या माना जाएगा, अत्यंत गरीबी में। लेकिन इस डेटा को गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, अब कितना कर दिया गया है, डॉलर में $3 कर दिया है। कितना डॉलर, अगर आप $3 से कम अर्निंग करते हैं तो आप किस में आ गए, आप अत्यंत गरीबी में आ गए। यानी कि इतने कितने प्रतिशत लोग हैं, 5.3। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेम क्वेश्चन को पूछा था कब, रिसेंट जो अभी बीपीएससी का जो पेपर हुआ था, ये वाला क्या बोलते हैं, ऑडिटर वाला, तो क्वेश्चन उसमें पूछा था कि 2.15 है कि 3 है, कितना बढ़ करके हो गया है, तो वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार 3 हो गया है। ठीक, कितने प्रतिशत लोग हैं, तो 5.3% लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेवा क्षेत्र में अब तक उच्चतम स्तर ये किया गया कितना, 56.4। जैसे कि हम जो क्वेश्चन पढ़े उसमें दिया हुआ था कितना, उसमें दिया हुआ था 54, लेकिन अब इसमें क्या हो, सिर्फ नवंबर तक पूछा था, 6 माह ही, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पूरे साल का बोल रहा है, तो कितना होगा, 56.4%। लगभग कितने प्रतिशत आबादी निम्न वर्ग मध्यम आय के नीचे है, तो कितना है, 23 याद रखना है बिल्कुल आपको डेटा, 23.9%। नेक्स्ट आते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार यूनिकॉर्न कंपनी में भारत वैश्विक स्तर पर 4थे स्थान पर प्राप्त किया है। डिजिटल निवेश प्राप्त करने वाला ये कौन सा देश है, ये तीसरा। अब बात बताइए, यूनिकॉर्न किसको बोलते हैं, यूनिकॉर्न कंपनी किसको बोलते हैं, यूनिकॉर्न कंपनी उसको बोलते हैं। मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान पहला, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक, उपयुक्त में से सभी। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, जीवन प्रत्याशा मतलब कि आपका लाइफ जो है ना, 1970 में कितना, 1970 में 49 ईयर था, तो आज बढ़ करके कितना हो गया है, 70.3% हो गया, 70.3 ईयर हो गया है। 15 से 59 वर्ष के जनसंख्या में भारत का क्या है,
मतलब पॉपुलेशन जो है ना, भारत की पॉपुलेशन कैसा है, भारत का पॉपुलेशन बिल्कुल युवा है, और यहाँ पे वर्किंग पीपल है, कितने हैं, लगभग 65% है, यानी कि क्या हो जाएगा दोनों से ही। मुद्रा भंडारण में अभी हम लोग किए कि मुद्रा भंडारण में हम लोग का कौन सा पोजीशन है, मुद्रा भंडारण में हमारा 4th पोजीशन है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो याद ही है, फर्स्ट पे कौन है, चाइना, सेकंड पे जापान, थर्ड पे स्विट्जरलैंड, चौथे पे इंडिया। कितना है, 701। फार्मास्यूटिकल में हमारा पोजीशन तो अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा पोजीशन, ठीक। रेलवे नेटवर्क में भारत में कौन सा पोजीशन है, तो अभी रेलवे का हम लोग बात किए कि रेलवे में हमारा कौन सा पोजीशन है, चौथा पोजीशन है। रेलवे में हमारा 4th पोजीशन है। पीएम स्वनिधि की, हाँ पीएम स्वनिधि के बारे में समझ लीजिए। पीएम स्वनिधि जो है ना, ये क्या है, स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं उनको क्या करता है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसा दिया जाता है कि आप क्या करो, आप अपना बिजनेस करो। तो गवर्नमेंट जो ना पहले 10,000 देती थी, अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा करके 15,000 कर दिया गया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अगर ये आप जमा कर देते हैं तो सेकंड टाइम 25,000 मिलेगा, अगर ये भी जमा कर देते हैं तो थर्ड टाइम कितना मिलेगा, 50,000 मिलेगा। समझ गए बात ना। तो गवर्नमेंट इसलिए देता है क्योंकि आप क्या करो, आप अपना स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं ना, अपना बिजनेस को इंक्रीज बढ़ा सके। तो इसको गवर्नमेंट ने कितने साल के लिए बढ़ा दिया है, अब 2028 तक इसको इंक्रीज कर दिया है। वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है, तो वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.8% है। तो एक चीज यहाँ पे और अगर सेवा क्षेत्र में पूछे, यानी कि टर्शियरी सेक्टर में पूछे तो कितना है, 4.3%, याद है ना। अब पोजीशन 8th पोजीशन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए वही चीज यहीं गया 4 पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट वही आ रहा है कि निर्यात में हिस्सेदारी वैश्विक सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी कितनी है, तो वैश्विक सेवा क्षेत्र में 4.3%, पोजीशन 8। चलिए ठीक है, हम लगभग सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कर चुके हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमेशा इस पे बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।